ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पढ़ने में तो खबर बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब एक्सपर्ट से बात करेंगे तो पता चलेगा कि ये खबर कितनी अच्छी है। अब खबर क्या है? खबर ये है कि पाकिस्तान ने 2 दहाइयों के बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश का अमल दोबारा शुरू कर दिया है। यानी कंपनीज़ को मुआहदे दे दिए गए हैं, वो समंदर में जाएंगे, तेल तलाश करेंगे, गैस, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है, बस उन कुदरती वसाइल तक पहुंचना बाकी है। अब वो कैसे पहुंचेंगे? हमारी मुल्की कंपनीज़ हैं, बैरून मुल्की कंपनीज़ आएंगी, वो तलाश करेंगी वसाइल और फिर अपने साथ ही ले जाएंगी। क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन 2 दहाइयों के बाद ये अब कहा जा रहा है जी हम खुद कफ़ील होने जा रहे हैं, माशी तरक्की आ जाएगी। वो जैसे वो बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं, जैसे हुकूमत के डॉक्यूमेंट्स में तो महंगाई भी नहीं है, हम ऑन ट्रैक आ गए हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो कुछ और निकलता है। पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से ये एक नोट सामने आया है जिसमें ये बताया है कि मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज़ को तेल और गैस की तलाश के लिए इंडस और मकरान ऑफ शोज़ में ब्लॉक्स अलॉट कर दिए गए हैं, यानी उनके साथ बिडिंग शिडिंग सारा मामला तय पा गया है और बहुत जल्द वो काम शुरू करने जा रही हैं। लेकिन इस सारे मामले में क्या ये इतना आसान है कि आप जो है वो समंदर तक जाएंगे और मशीन्स लगाएंगे, तेल निकालेंगे, गैस अपनी होगी और आसानी हो जाएगी? बात करेंगे। डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ये जो सुनने में एकदम से लगता है कि शायद बहुत ही अच्छी खबर आ गई है कि तेल और गैस अब हमारे घर का होगा, क्या होने जा रहा है सर? इसको क्या समझा जाए? बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा साहबा। 23 ब्लॉक्स अवार्ड किए गए हैं 54,600 किलोमीटर पे, और प्रॉमिसिंग अप टू 1 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट। सही। अब देखिए कि इसका नतीजा क्या निकलता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो फैक्टर है वो तो ये कि 20 साल के बाद, यानी 2 दहाइयों के बाद, ये मामला दोबारा स्टार्ट हुआ। सही। तो अब इसमें स्पेकुलेशन करने की गुंजाइश अगर है हमारे पास, तो हम ये समझेंगे कि ये जो हमारे बरादर इस्लामी मुल्क थे तेल पैदा करने वाले, उनके इंटरेस्ट में नहीं था। देखें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखना होता है किसी भी मामले में, जी। कि वो काम क्यों नहीं हो रहा था, किसकी हक में नहीं था कि पाकिस्तान तेल पैदा करे, तेल के ज़खायर दरियाफ्त करे। सॉरी। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आज से 30-40 साल पहले हमारे वजीर पेट्रोलियम थे डॉक्टर असद मोहम्मद खान। सही। जवलक साहब के दौर में, जुनेजो साहब के दौर में थे। तो वो जियोलॉजिस्ट थे और हवाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी उस जमाने में। कुछ उनके साथ कुछ, यानी वक्त गुजारने का मौका भी मिला। तो उनके पास काफ़ी डेटा था, जो कि सैटेलाइट डेटा था, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ये ज़खायर मौजूद हैं। सही। उनकी एक्सप्लोरेशन अंडर कंपल्शन रोकी गई। अब ये ऐसा तो नहीं होता कि समंदर में अचानक आप चले जाएं और कहें कि जगह जगह यहाँ पे खोद लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। इसका आपके पास जियोलॉजिकल सर्वे के जरिए डेटा मौजूद होता है। और अब तो 30-40 साल में टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। तो बिल्कुल सैटेलाइट डेटा अवेलेबल होगा कि कहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है और कितनी गहराई में वो तेल मौजूद है। सो ये कोई इत्तफाकन नहीं होगा ये काम। सही। इसका एक्यूरेट डेटा होगा और इसके ऊपर काम हो रहा होगा। अब सवाल ये उठ रहा है आपकी बात से कि 20 साल तक ये काम क्यों नहीं हो सका। वो कौन से अवामिल थे, वो कौन सी ताकतें थीं जिनकी वजह से ये नहीं हो सका, या जिन्होंने इसे रोके रखा। जी। वो कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को गल्फ से आने वाली रेमिटेंस के ऊपर इतना डिपेंडेंट कर दिया है कि हम रातों को सो नहीं पाते ये सोच के कि वहाँ जो हमारे वर्कर्स हैं उनके साथ क्या होगा अगर हमने उनकी बात ना मानी। हर बात माननी पड़ती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी नेशनल पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी, सब कुछ जो है गिरवी रखी हुई है, समझिए। तो अब आके, यानी कि जो उनके साथ इस वक्त यूएई के साथ मामला चल रहे हैं, तो हक बजाने में हम ये सोचने में कि ये
बोझ हमारे सर से उतरा सही। तो हमने कोई कदम आगे उठाया। यानी कि कौन सी वो ताकत थी जो ये काम होने नहीं दे रही थी। ठीक है जी। जी। तो अब ये मामला आगे बढ़ रहा है, अच्छी खबर है, होना चाहिए। और मैं तो, देखिए जरा थोड़ा सा इस बारे में बिल्कुल क्लियर हेडेड हूँ कि वो फिर जब ये काम आप आगे शुरू करें तो थोड़ा सा जो है पीछे भी मुड़ के देखना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये काम नहीं होने दिया, जरा उनका भी तो ऑडिट कीजिए ना हल्का सा। सही। तो जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, जो ये काम नहीं होने दे रहे थे, आपको याद होगा इमरान खान साहब के जमाने में बहुत उन्होंने एक दफा आके स्टेज पे कहा कि जी समंदर में तेल निकलने वाला जी। है और जी। इतने बड़े जखायर हैं, फिर वो अचानक वो काम रुक गया। हम्म। पता चला जी वहां तो कोई रुकावट आ गई, पाइप उससे ज्यादा गहराई में नहीं जा पा रहा। सो वो मामला भी ठप हो गया। इसी तरह बहुत सारी ऐसी जगह हैं पाकिस्तान में कि जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, जियोलॉजिकल सर्वेज मौजूद हैं, उन्हें पब्लिक करना चाहिए। ऐसी चीजें असेंबली में क्यों नहीं आती? असेंबली में खड़े होकर ऐसी इधर उधर की बातें करते रहते हैं या एक दूसरे को जुमले कसते रहते हैं। बिल्कुल सही। ये मामला वहाँ क्यों नहीं आते? वहाँ ये हमें दिखाए ना, नेशनल असेंबली में लेके आए कि क्या डेटा अवेलेबल है जियोलॉजिकल सर्वे का, सैटेलाइट इमेजरी जो है उसको पब्लिक करें। ये कौन सा डॉक्टर इतना साहब। इसमें कौन सा ऐसा मतलब है, सिक्योरिटी का खदशा है कि अगर हमारे यहाँ कहीं तेल मौजूद है और हमने उसको पब्लिक कर दिया तो कोई आके निकाल के ले जाएगा? हम ही निकालेंगे उसे। तो डॉक्टर आप साहब उसे बड़ी पब्लिक कर प्यारी दें इस डेटा को। सर आपने बात की है कि भाई इस पे डिस्कशन क्यों नहीं होती है असेंबली में, जो हर वक्त एक दूसरे की पगड़ी उछाली जाती है, तो फिर इन चीज़ों को क्यों नहीं पब्लिक किया जाता है, आवाम को क्यों नहीं बताया जाता कि ये वहां पता नहीं सर्वेस क्या बातें मौजूद है। करते रहते हैं खड़े जी। होके। एक आदमी चादर लपेट के आ जाता है, वो दूसरे को जुमले कस रहा है, एक आदमी पगड़ी पहन के आता है, वो तीसरे को जुमले कस रहा है। ये असेंबली है आपकी? हम्म। वहां पे ऐसी एक दूसरे को जुमलेबाजी हो रही है। उसको ये तकरीर कहते हैं, उसको कहते हैं कि जी ये बहुत जनाब एक्सपीरियंस्ड पार्लियामेंटेरियंस हैं। ये क्या बातें करते हैं वहां पे खड़े होके? तो मुझे तो समझ नहीं आती, ना मुझे उसकी अफादियत अब तक कोई समझ आई है इन्हें, सही। इनकी बातें सुन के। सर मुझे ये बताइएगा, आपने 20 साल पीछे आपने कहा कि उनका भी तो ऑडिट होना चाहिए। सर कैसे होगा ऑडिट? हम आज तक सिस्टम को ही तो रो रहे हैं कि हमारा सिस्टम नहीं, हमें आज पता चलता है 2018 में 19 में आके पता चलता है जी भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई थी वो गलत दी गई थी। फिर उसके यानी ह- कई सालों के बाद हमें पता चलता है जी हमारे फैसले गलत हुए थे। उस वक्त तो गड़े मुर्दे किसने उखाड़ने हैं, किसने पूछने हैं? सर 20 साल पहले किसको फायदा था? और मेरा सवाल वही है कि क्या बैरूनी ताकतें इतनी ताकतवर हैं कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आती है लेकिन वो इन्फ्लुएंस मौजूद रहता है? जी। जरा साहबा, ये ऑडिट इतना भी मुश्किल नहीं है जितना बताया जाता है। हम्म। देखिए, वजीर पेट्रोलियम कौन थे, ओके। एनर्जी के मिनिस्टर्स कौन थे, एनर्जी सेक्रेटरीज कौन थे, ये लोग कौन कौन जिम्मेदार थे, हु वर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, राइट? सही। उनकी आप उनसे पहले तो आप उनसे पोलाइटली पूछ लें कि ये काम आप क्यों नहीं कर पाए, इट वाज इन योर नॉलेज और नॉट। इसका जब कोई क्लीन आदमी बैठ के करेगा, जिसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होंगे और हम्म। जिसकी अपनी जायदादें इन मुल्कों में नहीं होंगी जहां से तेल निकलते हैं, वो ये काम करके दे देगा आपको। ये इतना बड़ा काम नहीं है। इसमें सिंपल एक क्वेश्चनर है, 5 क्वेश्चन लिख देते हैं, जी। उनका जवाब दे दें और उसके बाद जरा उनकी प्रॉपर्टी वगैरह देख लें कहाँ पे। ये कौन सा मुश्किल काम है? बहुत आसान। डॉक्टर गुलाम कास, अभी जो ये नया प्रोसेस 20 साल पहले ये रुका, 20 साल बाद दोबारा शुरू होने जा रहा है, क्या पाया तकमील तक पहुंचेगा? इतना आसान होगा? बेसिकली ये इतना आसान पहले भी नहीं था और अब भी इतना आसान नहीं होगा जितना हम इसको समझ रहे हैं। अगर 20 साल पहले ये रुक गया तो जैसे डॉक्टर हसन जफर साहब कह रहे हैं, किसने रोका, क्यों रोका और कौन इसके हम्म। लिए अकाउंटेबल है, ये बातें यकीनन अब भी हो सकती है। और मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे जाती तौर पर पूछे तो मेरा ख्याल है इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ओवर द टाइम कभी भी गवर्नमेंट्स पॉलिटिकली स्टेबल नहीं रही, जिसकी वजह से कोई भी मंसूबा कामयाब होता ही नहीं। सही। एक गवर्नमेंट स्टार्ट करती है और दूसरी गवर्नमेंट आके उस पे पहले करप्शन का इशू खड़ा कर देती है, फिर करप्शन की कार्रवाई होना शुरू हो जाती है, फिर केस बन जाते हैं,
وہ کام 10-20 سال بعد جب وہ رہائی ہوتی ہے تو پھر اگلے کیس شروع ہو جاتے. تو یہ سچویشن تو پاکستان فیس کر رہا ہے. پاکستان کی اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی تو آج ہم یہ ایک نہیں بہت سارے ایسے پروجیکٹس بنا چکے ہوتے, جس کی بہت بڑی مثال آپ دیکھیں ہمارے 4-5 ڈیم ہیں جو پچھلے عرصہ دراز سے رکے ہوئے ہیں. جی اگر وہ بھی بن جاتے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتی. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب آپ کی طرف سے آنا چاہوں گی. مجھے سر یہ بتائیے کہ اب چلیں 20 سال کے بعد دیر آئے درست آئے, ہم تو ہر امید کو اسی پہ راہے میں لیتے ہیں کہ چلیں پھر سے کام تو شروع ہونے جا رہا ہے. سر آپ تھوڑا سمجھائیے ہمیں کہ یہ کتنا آسان ہوگا, اور ماضی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے اور ماضی کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کس حد تک امید ہے کہ یہ واقعی ہی ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں تیل اور گیس کے معاملے میں؟ دیکھیے, اگر تو آئل ریزروز موجود ہیں, یہ نشاندہی ہوئی ہے, جی تو وہاں سے وہ نکل بھی آئیں گے. ناؤ اٹ از اونلی اے میٹر آف انویسٹمنٹ کہ اس کی ایکسپلوریشن کے اندر انویسٹمنٹ ہو, کیونکہ یہ باتیں اوپن ہونا اسمبلی میں ضروری ہیں, اسے پبلک ڈومین میں آنا ضروری ہے, کیونکہ کانٹریکٹس آگے دیے جائیں گے. صحیح. ایک ایل این جی کا کانٹریکٹ ہوا تھا, آج تک مصیبت پڑی ہوئی ہے. آئی پی پی کے کانٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں, آج تک ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی نیا پھندا بنے کانٹریکٹ ہیں. ایسا نہ کر دیں جو ہمارے لیے نہ ہو. اس لیے کورس کریکشن بھی ضروری ہے, اور اس معاملے کو ٹرانسپیرنٹ ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ دیے جائیں گے ایکسپلوریشن کے, وہ کون سی کمپنیاں ہوں گی, ان کمپنیوں میں ان کے کنیکشنز کہاں کہاں ہیں, ان کمپنیوں میں کس کس ملک کے انٹرسٹ ہیں. یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں, کوئی نئی ایسی کوئی ہمیں مصیبت پڑ جائے ہمارے گلے میں کہ اب یہ آئل ریزروز جو ہیں جن کی انویسٹمنٹ آئے وہ سارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کچھ آئے نا. تو اٹ ہیز ٹو بی ویری ویری ٹرانسپیرنٹ. اس کو پبلک ڈومین میں آنا چاہیے, اس کو اسمبلی میں لے کے آئیں, وہاں پہ ڈسکس کرائیں اس معاملے کو کہ یہ کانٹریکٹ کیسے دیے جا رہے ہیں, وہاں پہ کتنی ایسٹیمیٹڈ ریزروز ہیں, کتنے عرصے میں نکلیں گے. وی شوڈ نو دیز ڈیٹیلز. اس میں کون سا ایسا پرابلم ہے؟ تو اگر اس کو ڈیٹیل کو نہیں سامنے لایا جاتا تو پھر اس میں پرابلم ہے, کیونکہ پہلے بھی تو یہی ہے کہ نہیں یہ باتیں نہیں پوچھی جا سکتی. ہمارے بڑے تعلقات ہیں, وہ قطر والے, بھائی بزنس ہو رہا ہے, کوئی رشتہ داری ہو رہی ہے, اس میں بزنس ہے. جب آپ نے دیکھ لیا نا وہ آپ کے ساتھ بزنس کیسے کرتے ہیں, یہ آپ کے یہاں کا نیریٹو ہے برادر اسلامی ملک. کبھی کسی اور, آپ ذرا ان کے اخبارات اور ان کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں, یہ الفاظ کبھی انہوں نے آپ کے بارے میں بھی کہے؟ یہ آپ ہی کہہ کہ نہیں تھک رہے. یہ پرابلم ہے سارا. دیکھیے, جب آپ جو الفاظ ہیں نا وہ آپ کو کانسٹنٹ سگنل دے رہے ہوتے ہیں ٹو بہیو ان اے سرٹن وے. آپ نے اپنی قوم کے دماغ میں یہ الفاظ دہرا کے کوئی ایسی چیز بٹھا دی ہے جس سے آپ اب ریئلسٹیکلی سوچ ہی نہیں پا رہے. دیٹ از دا ہول پرابلم. آپ دیکھیے, آڈٹ بھی ضروری ہے, اور آگے جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی بھی ضروری ہے. اٹ ہیز ٹو بی ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ. جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کے نام ہمیں کلیئرلی پتا ہونے چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے بہاف پہ, ان کی سٹینڈنگ کیا ہے, ان کی افیلیشنز کیا ہیں. وی شوڈ نو دیٹ. ہم سٹیک ہولڈرز ہیں, ہم یہاں کے شہری ہیں اس ملک کے. سو وی ہیو اے رائٹ ٹو نو کہ ہمارے ریسورسوں کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اس میں پاکستان کا کتنا حصہ ہوگا, کتنے عرصے تک یہ ہینڈ اوور ہوگا ہمیں سارا. اگر واٹ ایور دا پرسنٹیج جو انویسٹرز ہیں وہ لیں گے اس میں سے, تو وہ پاکستان کے پاس کتنے عرصے میں سارے رائٹس آئیں گے. یہ ساری ڈیٹیلز آئے نا, تو یہ اسمبلی میں کیوں نہیں ڈسکس ہوتی چیزیں. میں فرینکلی اسپیکنگ میں تو اس اسمبلی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. ہمیں ایک سیدھی ہمیں سدرا صاحبہ ہمیں ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ چاہیے. وی نیڈ کلین پیپل ہو آر سٹنگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز. یہ سارا جو ہے, یہ میں ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں. سر آپ نے بالکل 100% رائٹ. مطلب یہ ہے کہ یہ یوز لیس ہے, یوز لیس. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, سر پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, سوری ٹو انٹرپٹ, اور مجھے آپ سے اجازت لینا ہوگی. ڈاکٹر غلام غوث صاحب, آپ سے تھوڑی بات ہو سکی, لیکن انٹرنیٹ کا کچھ آپ کی طرف شاید ایشو تھا. آپ سے معذرت بھی اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. لیکن بہت ہی خوبصورت حسن ظفر صاحب نے کوزے میں بند کر دیا ہے جی دریا کو, کہ جو پہلے ہوا اس کا آڈٹ کروا دیں اور جو ہونے جا رہا ہے اس کو پبلک کر دیں. مجھے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ نگہبان.